तो अभी तक जो हमने डराइव किया है ना, बेसिकली एज मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना आता है एंड वी हैव फिगर्ड आउट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स एज विद द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. So rotation and translation helps us in reasoning in 3D, projecting 3D onto 2D image. तो 3D हमारा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अगर हमारे पास रोटेशन ट्रांसलेशन होगी तो हम इमेज पे प्रोजेक्ट करके पिक्सल पता चला सकते हैं कि किस पिक्सल का रंग बदलना है. जैसा यहाँ टॉप राइट पे देखें ना, इस मार्कर के ऊपर हमने एक इमेजिनरी फॉक्स प्लेस कर दिया. तो इन दिस कोर्स हमारा काम है सही जगह पे चीज को रख देना. अब उस पिक्सल का कलर क्या होना चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. कि आप क्या कलर करना चाहते हैं, आप क्या शेड करना चाहते हैं इमेज को ताकि इट लुक्स रियल. तो रियलिज्म इज नॉट आवर गोल. वी जस्ट वांट टू मेक दी सेटअप कि हम पिक्सल बता दें, आप जो भी उसका रंग करना है किसी ने कर ले. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. एंड ये जो हमने टूल्स पढ़े हैं ना, intrinsics, extrinsics, and camera calibration, homography, RANSEC, all of these things apply over there as well. If you do once you if you do take a course in future, you will see that these things form the basis of those courses, which makes this course slightly different from the other courses taught related to image processing in SEEKs. We are not we have developed the basics of few other domains as well. हमारा किबला जो है ना सिर्फ डीप लर्निंग नहीं. तो ये हमने एक लेफ्ट साइड पे एक इक्वेशन बना ली है, एज हैज सम रिलेशनशिप विद r1 r2 and t. Here r1 and r2 means the columns of a rotation matrix. In the end, in 3D, a rotation will be a 3 cross 3 matrix. 3 कॉलम्स होंगे उसके अंदर. एक कॉलम हमारी गायब हो गई थी बिकॉज ऑफ द जीरो. ए हमें पता होता है तो वी टेक द इनवर्स ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई इट विद एच एंड इट विल बी अ 3 cross 3 मैट्रिक्स. दैट 3 cross 3 मैट्रिक्स वी आर कॉलिंग इट G. और राइट साइड पे R1 R2 और T हैं और लेफ्ट साइड पे G1 G2 और G3 हैं. दोनों साइडों पे इक्वेशन के देयर इज अ 3 cross 3 मैट्रिक्स. तो we can assume के first column on the left side is equals to the first column on the right side. R1 is equal to G1. Similarly, R2 is equals to G2 and T is equals to G3. तो अगर हमें R1 R2 पता चल जाए तो हमने रोटेशन मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि the transpose of that matrix is its inverse. दूसरे लफ्ज़ों में उसका मतलब ये है कि ये जो तीनों वेक्टर है ना, कॉलम्स, तीनों कॉलम्स हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. तभी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा ना. एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके साथ मल्टीप्लाई करें और बहुत सारी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएं तो दैट ओनली हैपन्स इफ थिंग्स आर ऑर्थोगोनल. तो अगर हमें दो वेक्टर पता चल गए और तीसरा वेक्टर हमने पता चलाना है विच इज ऑर्थोगोनल टू दी फर्स्ट टू, तो वी टेक दी क्रॉस प्रोडक्ट. तो इस तरह हमें R3 पता चल जाएगा जो शुरू में हमने ड्रॉप किया था अगर आपको याद हो. तो हमें सिर्फ R1 R2 पता चल जाए तो यूजिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स वी कैन फाइंड R3, which means के given an H matrix we can find R and T as well for this specific scenario. कि जहाँ पे हमारा जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट इज अटैच्ड टू अ प्लेनर मार्कर. तो यहाँ पे ना ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड्स बिकॉज वी हैव फिगर्ड आउट के कौन सा पिक्सल करंट इमेज में, ये जो टॉप राइट पे आपको इमेज नजर आ रहा है, उसको हमने शेड करना है. तो we can place anything and if you move your camera you can recalculate each
and consistently recolor those images in the next image. So it will look like that there is an object actually present in the scene, which has lots of applications as we have discussed. But ये जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. If we try this, it doesn't work out. उसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि R3 is orthogonal to R1 and R2. That is true. वो हम कह सकते हैं कि R3 is orthogonal to R1 and R2 क्योंकि हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से R3 कैलकुलेट किया. We cannot assume कि G1 is orthogonal to G2, and if that is not the case, then G1 cannot be equal to R1 and G2 cannot be equal to R2. ये प्रॉपर्टी है रोटेशन मैट्रिक्स की. तो ये अज्यूम करना कि A इनवर्स H जो हमें मैट्रिक्स देगा उसकी तीनों कॉलम्स ऑर्थोगोनल होंगे या पहले दोनों कॉलम्स ऑर्थोगोनल होंगे, वी कैन नॉट अज्यूम दैट, वी हैव टू इंश्योर दैट. तो ये सिर्फ काम करने के लिए ना, ये जो थिंग विच इज रिटन ऑन दी बॉक्स ऑन दी राइट, ये हमें करना पड़ेगा. तो पहले तो हमने किसी एक स्केलर से ना ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ G1, मैग्नीट्यूड ऑफ G2, आपको याद होना चाहिए हमारे पास जो मैट्रिक्स करंटली वी आर वर्किंग विद द मैट्रिक्स G आफ्टर ऑल दोज कैलकुलेशंस. H हमने कैलकुलेट की थी, A इनवर्स हमारे कैमरा की वो मैट्रिक्स है हमारे पास है, तो G मैट्रिक्स हमारे पास है. तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस G मैट्रिक्स विद 1/L, 1/L से मल्टीप्लाई करते हैं और L ये है. तो दिस इज L इज बेसिकली अ स्केलर. अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं इन होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन, तो वी हैव शोन दैट दे बोथ आर इक्विवेलेंट. तो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन में इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ स्केलर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो इस वजह से L से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. फिर जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसकी पहली कॉलम R1 होगी. वो बेसिकली पिछली वाली जो मैट्रिक्स थी G1 उसको एक 1/L से मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है. इस तरह हमारे पास ये नए R1, R2 और T आ जाएंगे. ये जो नए R1, R2 और T आए हैं हमारे पास, दे आर नॉट दी फाइनल थिंग. अभी इस स्केलर से मल्टीप्लाई करने से R1, R2 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं हो जाएंगे. ये बस एक इंटरमीडिएट स्टेप है एंड दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट स्टेप. ये इस स्टेप को आप छोड़ दें. नाउ फिर ये हम ये पहले इक्वेट किया G1, G2, G3 की मैट्रिक्स को A इनवर्स H की मैट्रिक्स के साथ. फिर पहला स्टेप ये है ना सर. there is too much noise in your connection. I cannot hear you properly. हाँ, मुझे बस थोड़ी सी आवाज आ रही है. क्या आपका क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है सर कि हम G1, G2 की मैट्रिक्स को A इनवर्स H कंपेयर करें ना, इक्वेट करें. स्टेप ये है ना जी. जो राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज है सर, वो चीज लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं हो सकती सर? ये जो है वो लेफ्ट हैंड नहीं सर, सारा कुछ इक्वेशन. हाँ, बस वो आपने कैलकुलेट तो कर लिया ना. H में वो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी ना, A में वो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी कि वन कॉलम इज ऑर्थोगोनल टू दी अदर कॉलम. तो हमने A इनवर्स H को मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स G आई है, अगर उसकी कॉलम्स ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर देन दैट मींस कि दिस कैन नॉट बी R1 एंड R2. अगर तो है तो ठीक है. प्रैक्टिकली जब हमने करके देखा तो ऐसे नहीं था. अब हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि G has information about R and T. How to get orthogonal R1 and R2
यूजिंग दिस करंट R1 एंड R2 इज आर गोल। हम अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं है ना, तो फिर हम कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज करते हैं कि वी फाइंड टू वेक्टर्स व्हिच आर सिमिलर टू दिस R1 एंड R2 एंड दे आर ऑर्थोगोनल एज वेल। दिस इज आर गोल। तो ये अब हम करेंगे। तो ये ये जो L वाली, ये जो L एक स्केलर है, इससे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसको तो आप छोड़ दें फिलहाल, दिस डजंट अफेक्ट अस। इम्पॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स के पहले हमने एक यहाँ पे जो है ना R1 एंड R2 हमने ड्रॉ किए हुए हैं रेड में। रेड में हमने R1 एंड R2 ड्रॉ किए हुए हैं और वी आर अज्यूमिंग कि वो ऑर्थोगोनल नहीं है, हमें नज़र भी आ रहा है कि वो ऑर्थोगोनल। तो अगर R1 एंड R2 ऑर्थोगोनल नहीं है ना, तो फिर ये रोटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते। तो हम इस R1 एंड R2 से, रेड वाले वेक्टर्स से ब्लू वाले वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। दो ऐसे वेक्टर्स जो इनके बिल्कुल पास पास हैं एंड दे आर ऑर्थोगोनल, R1 डैश एंड R2 डैश। और जब हम R1 डैश और R2 डैश कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो R3 भी आ जाएगा, तो हमारा काम सॉल्व खत्म हो जाएगा। तो दो नॉन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स से दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमने कैलकुलेट करने हैं विच आर सिमिलर टू दी ओरिजिनल वेक्टर्स। तो ये हमारा एम है। ये कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं जो कि लोगों ने यूज़ करके ये कैलकुलेट किया है। पहले R1 और R2 को जमा किया, C बन गया, C वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हमने R1 और R2 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो R1 और R2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो द वेक्टर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स U out of the screen। शुक्र सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर अभी।
क्या सीन है यार? यार मेरा ख्याल है 2 मिनट और वेट करते हैं फिर लीव कर देते हैं। Okay, I'm back. I had an internet issue. Can you hear me? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली R1 R2 हमारे पास हैं ये रेड वाले वेक्टर्स, और हम इन दो वेक्टर्स को यूज़ करके ब्लू वाले वेक्टर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। दो ऐसे वेक्टर्स जो कि इन जैसे हैं और वो हैं भी ऑर्थोगोनल, R1 डैश और R2 डैश। तो ये बेसिकली अलजेब्रिक ट्रिक्स हैं जो कि यूज़ किए हैं, तो वी विल जस्ट गो थ्रू दीज ट्रिक्स। पहले R1 R2 को हम सम करें तो वेक्टर C बन जाता है हमारे पास, और फिर R1 और R2 का एक क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वेक्टर P बनता है विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स U, ये जो क्रॉस बना हुआ है। तो फिर जो वेक्टर P आया है हमारा, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट C से लें तो वेक्टर D आ जाता है। तो D भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज C और D वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है? वेक्टर C और वेक्टर D ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं? है सर। तो C और D ऑर्थोगोनल हैं। ये जो लास्ट इक्वेशन है ना, ये वाली C का किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है और D आया है, तो then D is orthogonal to C and P both। अच्छा, तो C and D are two orthogonal vectors, ये अब आपने याद रखना है। तो हमने दो वेक्टर्स कैलकुलेट किए यूजिंग R1 and R2 which are orthogonal, C and D। ओके, तो C और D को हमने नॉर्मलाइज कर लिया, उनकी यूनिट लेंथ कर दी हमने और उनको ऐड कर दिया। ये जो R1 डैश जो है ना, बेसिकली C और D को आप ऐड करें तो आपके पास R1 डैश आ जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर आ गया R1 डैश। दिस वेक्टर हैज यूनिट लेंथ। ये कैसे प्रूव होता है? R1 डैश जो वेक्टर हमारे पास आया है, इट हैज यूनिट लेंथ। सर ये मैग्नीट्यूड से नॉर्मलाइज हुआ है ना सर? हाँ, इसको थोड़ा देखते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव टू सी। पहले मैंने एक वेक्टर C था, उसको नॉर्मलाइज कर लिया तो उसकी लेंथ यूनिट हो गई वेक्टर C की, और वेक्टर D को मैंने नॉर्मलाइज कर लिया तो उसकी भी लेंथ यूनिट हो गई, यूनिटी लेंथ नॉर्म हो गया उसका। और C और D दोनों वेक्टर्स हैं भी ऑर्थोगोनल। तो दो यूनिट वेक्टर्स जो कि ऑर्थोगोनल हैं, हम उनको ऐड करें तो रिजल्टिंग जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसका नॉर्म क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी। दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को जिनका साइज बराबर है, यूनिट साइज लेंथ है, उनको आप ऐड करें तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उसकी लेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर रूट 2 होगी ना। ये वाला काम हो रहा है ना, ये देखें, हमारे पास एक वेक्टर है उसकी भी लेंथ 1 है, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो कि पहले से ऑर्थोगोनल है, C एंड D आर ऑर्थोगोनल। तो अगर उन दोनों की लेंथ 1 है तो जो उन दोनों को जमा करके वेक्टर आएगा उसकी लेंथ क्या होगी? √2। तो इस वजह से जो है ना, हमने
1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस समेशन को, तो दिस मीन्स कि R1 डैश इज अ वेक्टर विच हैज यूनिटी लेंथ, यूनिट नॉर्म. डू यू एग्री विद दिस थिंग कि R1 डैश एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ, जिसका नॉर्म 1 है? यस सर. ठीक है, तो अगर मैं दो अगर मैं सी में से डी सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास एक और वेक्टर आ जाता है R2 डैश. तो R2 डैश का भी जो नॉर्म है वो भी, उसको भी 1/2 से ही करना है, तो यूनिट लेंथ हो जाएगा. तो द क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू प्रूव दैट R2 डैश इज ऑर्थोगोनल टू R1 डैश? ये दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव टू प्रूव कि ये जो R2 डैश आया है ना हमारे पास, इट इज ऑर्थोगोनल टू R1 डैश. सर देखिए सर, दोनों दोनों ऑर्थोगोनल है सी एंड डी के सर. ये थोड़ा जो है ना हम इधर ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये डायग्राम अपने जेहन में रखनी है आपने. ये ट्राइंगल है, लेट्स से मैं इधर बनाता हूँ. ये वेक्टर सी था और ये वेक्टर डी था, और इन दोनों को जमा किया था सी प्लस डी करके. तो ये एंगल क्या बना था? ठीक है, तो ये सी प्लस डी है. तो सी माइनस डी क्या होगा? डी को इन्वर्ट कर दें और सी माइनस डी, ये जो अब मैं ग्रीन वाला वेक्टर बना रहा हूँ, ये क्या है? दिस वेक्टर इज सी प्लस डी. ये सी और डी को ऐड किया और दिस इज सी माइनस डी. तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल क्या है? 45. तो ये टोटल एंगल क्या हुआ? 90. तो C plus D is orthogonal to C minus D. Can you see my screen? Yes sir, visible. ये क्लियर हो गया कि कैसे C plus D और C minus D ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के? Yes sir. अच्छा, तो बस खत्म हो गया. फिर हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं जिनकी जो लेंथ है वो यूनिट है, एंड दे आर बोथ ऑर्थोगोनल, और उनको हमने ड्राइव किया है यूजिंग द ओरिजिनल R1 एंड R2. तो अब ये हमारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स. इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास R3 आ जाएगा. तो R हमारे पास यहाँ पे आ गया, और T हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था, वो जो हमने L से नॉर्मलाइज करके रखा हुआ था. तो हमने H मैट्रिक्स से R और T कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, तो now since we have R and T, now if we define anything in book coordinate system, तो बुक और एक्चुअल इमेज, बुक का फ्रंट कवर और एक्चुअल इमेज के दरमियान एज मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे. एज मैट्रिक्स है R और T हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और अब बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी चीज़ है, हम बता सकते हैं कि एक्चुअल इमेज में वो चीज़ कहाँ पे होगी, कौन सा पिक्सल चेंज करना है. तो इस तरह जो है ना हम कोई भी चीज़ इस इमेज में चेंज कर देंगे. एंड इफ़ योर कैमरा मूव्स, we will calculate another edge, we will calculate another rotation and translation, relative pose between our marker and the camera image, and we know which pixels we have to edit. So this is what augmented reality is. हमने augment कर दी कोई चीज़ सीन में.
सर हम इसमें ये कह रहे हैं सर कि हमारे पास बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां पर अब हम कोई भी 3D है तो वहां पर तो हम 3D कर सकते हैं, ऐसे ही है ना सर अब इमेज के अंदर। जी सर देखिए सर, जो बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर की जो सर अभी पहले तो कोई 3D लगाना है ना सर, मतलब अगर हमने मग लगाना है तो वो कैसे होगा सर? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, तो आप दोबारा रिपीट करें एंड स्लोली। तो हमारा बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर, उसके अंदर भी तो सर हमने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना है ना, कि हम मैप करेंगे कैमरा कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम या उसकी इमेज के ऊपर। तो वो जो बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर सर हम कैसे लगाएंगे फर्स्ट टाइम, या वो पहले से लगा होगा? हाँ, बस उसमें ये होता है कि फर्ज करें ना, ये आपका मार्कर है, दिस इज़ योर मार्कर, या मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका मार्कर है। तो आप कोई 3D मॉडल है ना, आप डाउनलोड करते हैं, you download this 3D model from some, or you design this 3D model, और फिर आप जो है ना इस मॉडल को मतलब you manually, just you can manually rotate and translate this model so that it sits on top of this marker and then things are fixed. उसके बाद ये आपने वन टाइम एफर्ट है कि आपने ये इस मग को डिफाइन करना है in your marker coordinate system. सर देखिए सर, ठीक है सर, मतलब कि सर इसमें हमेशा सिंपल केस होगा सर, ये जो मार्कर कोऑर्डिनेट सिस्टम है मतलब प्लेन सिंपल ही होगा, मतलब इतनी एफर्ट ज्यादा नहीं लगेगी? नहीं, इसमें ये देखें, ये 3D मॉडल तो बना हुआ है ना, तो बेसिकली आप यूं कर सकते हैं ना, इसको यूं इमेजिन करें कि ये जो मार्कर की चीज़ें हैं ना, ये मगे, ये पॉइंट्स जो हैं, ये आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो डिफाइन किए हुए हैं ना, ये 3D मॉडल किसी रेफरेंस से तो बना हुआ है ना। जिसने ये मग्गा बनाया था उसने सोचा होगा कि ये ओरिजिन है, या कोई तो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसने सोचा होगा ना। तो वो जो भी कोऑर्डिनेट उसने सोचा है, ये ब्लू वाला, हमें नहीं पता। तो हम ये करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स हैं सारे, ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन हुए हैं। इसको मैं x1 कोऑर्डिनेट, मतलब x a कह देता हूँ। तो ये जो हमारी बुक है, ये बुक पे हम कहीं क्लिक करते हैं, इस बुक में हम कहीं क्लिक करें तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं इन बुक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके पास आ गए। अब आप कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, फर्ज करें आप कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मग का ये वाला पॉइंट मेरे मार्कर के इस वाले पॉइंट पे मैप होना चाहिए। तो आपके पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। आप कहते हैं ये वाला पॉइंट इधर मैप होना चाहिए और ये वाला पॉइंट इधर मैप होना चाहिए। तो कितनी कॉरेस्पॉन्डेंसेस आपको चाहिए ब्लू पॉइंट्स को ग्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए? तो सर कितनी? फिर ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान आप आर टी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये भी 3D पॉइंट है और ये भी 3D पॉइंट है। 6 अननोन है ना। एक 3D टू 3D कॉरेस्पॉन्डेंस आपको कितनी इक्वेशंस देता है? दो सर, 3 इक्वेशंस मिलती हैं, 2 कहाँ से आ गई? सर 3 सर। तो 6 अननोन है, तो दो दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर आप बता देना तो आप इस 3D मॉडल को अपने मार्कर में जिधर चाहे रख सकते हैं। तो फिर इन सारे पॉइंट्स पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी और आप ये ब्लू पॉइंट्स की आपको नई रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आप सेव करके कहीं रख लेंगे और उसके बाद ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये जो आपका कैमरे वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है येलो,
उसके दरमियान आर और टी आप कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली यूजिंग एज मैट्रिक्स। जैसे सर ये काम जो सर हमने बुक के सिस्टम के साथ किया सर, ये डायरेक्ट हम कैमरे के साथ यही काम नहीं कर सकते चिपकाने के लिए? इधर तो मैनुअली आप बता रहे हैं ना कि मगा किधर रखना है मार्कर पे, और जब एक्चुअल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी करनी होती है तो वहां फिर मैनुअल एफर्ट हमने खत्म कर दी ना सर, उधर भी यही रहे। इधर बस इशू ये है कि इधर हमारे पास 3D कॉरेस्पॉन्डेंसेस है ना, तो हमने डायरेक्टली आर और टी के लिए सॉल्व किया है। उधर जो हमारे पास है, उधर हमारे पास सिर्फ एज कैलकुलेट करने का तरीका है ना ऑटोमेटिकली, फिर उधर से हमने आर और टी ड्राइव किया। ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कोर्स अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें कुछ बातें होंगी जो कि मतलब देयर आर सम डिटेल्स व्हिच वी आर नॉट डिस्कसिंग। So you should ask for a course maybe in the next semester related to computer graphics, 3D modeling. So ये हमने ख़त्म कर दिया। चलें, let's discuss one other thing। एक छोटा सा मेरा, this is the last topic. I try every year to cover this topic, and every year I run out of time. So this is about having uncertainties. तो ये किसकी एग्जांपल है? तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो। आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, तो वी कैन हैव अ क्विज रिगार्डिंग इट टुमारो। तो आई कैन यूज दैट क्विज एज अ मेकअप क्विज। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज़ अ ड्रोन। अब ये ड्रोन उड़ना शुरू हुआ है ना, तो इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट्स लोकेशन इन दिस मैप। वो ये पता चलाना चाहता है कि मैं कितना मूव किया हूँ। तो आमतौर पे होता ये है कि सिंस वो अपनी लोकेशन एस्टिमेट कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी या उसकी एरर बढ़ती जाएगी। तो ये जो येलो आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली उसकी अनसर्टेनिटी है which increases with time, and this is very natural। मतलब अगर आप घर से जितना दूर जाते जाएंगे और आपसे कोई आपकी आंखों पे कोई पट्टी बांध लेना और आपको कहे कि आप चलना शुरू करें आप, तो एंड यू आर ट्राइंग टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ी देर बाद जाके ना आपको शक होना शुरू हो जाएगा कि मे बी यू आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन एनी मोर। पहले एक दो कदम तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं लाइन पे ही हूँ, तो लेकिन अगर आपको 10 दिन कहा जाए कि एक ही लाइन पे चलते रहें, तो दिस इज़ अ वेरी फनी एक्सपेरिमेंट you will find on the internet के people get lost in desert and they think that they are moving in a straight line, but they are actually making circles. So any estimation problem where you want to estimate something which has uncertainty, noise, the uncertainty grows with time. So this is represented as orange blobs. अच्छा, अब हम सादा बात कर लेते हैं इसमें। तो अनसर्टेनिटी इज बेसिकली वेरिएंस। मीन और वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने आते हैं। अगर मुझे कोई रैंडम वेरिएबल आप दे दें
तो मैं उसका मीन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और उसकी मैं वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मीन कैलकुलेट हुआ हुआ है अगर ये 4 वैल्यूज हैं 0 2 1 1, तो ये हमने मीन कैलकुलेट किया है। वेरिएंस कैलकुलेट हुई है, इसको हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं। वाई आर वी डिवाइडिंग इट बाय 3? वाई नॉट 4? सर n-1 होता है सर। n-1 क्यों होता है? एस्टिमेट है इसलिए। नहीं, अगर ये स्टैटिस्टिक्स में होता था, हमने प्रूव किया था कि वो जो सैंपल सैम्पलिंग करते हैं तो वो n की जगह n-1 आ जाता है, तो वो आपने कहीं पढ़ा होगा। अगर अनबायस्ड आपने होता है, कोई n बायस्ड होता है, n-1 अनबायस्ड होता है। हाँ, खैर वो होता है, ये आप लोगों ने ड्राइव किया था कहीं। तो एनीवेज वी विल यूज n, वी आर नॉट वरीड अबाउट एनी डिटेल्स। तो जितने पॉइंट्स मीन से दूर दूर होंगे उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। तो यही ये जो आपकी ग्रेडिंग होती है वो भी यही होती है कि मीन से कितने दूर हैं आप। तो वी रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी यूजिंग वेरिएंस मेट्रिक। वेरिएंस बड़ा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वेरिएंस कम है, अनसर्टेनिटी कम है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज योर क्विज, ये कल करके ले आइएगा। अगर मैं किसी रैंडम वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड करूं तो मीन कितना चेंज होता है और वेरिएंस कितना चेंज होता है? कैन यू टेल राइट अवे? वेरिएंस नहीं Probably होगा। mean is by x by all the factors. 2 से चेंज So mean का तो we can ये तो आपको फौरन बताना चाहिए था ना। अगर हर चीज में 2 नंबर ऐड कर दें तो एवरेज भी 2 नंबर ऊपर चली जाएगी। मीन 2 से चेंज हो जाएगा, वेरिएंस अनचेंज होगा। variance unchanged. वेरिएंस तो चेंज नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स मीन से तो उतने ही दूर हैं जितने पहले दूर थे। अच्छा, ये जो सेकंड वाला है 2x, इसमें क्या होगा? मीन सेम रहेगा और वेरिएंस जो है वो मीन चेंज डबल हो होगा। जाएगा और वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो थर्ड वाला केस है ये इंपॉर्टेंट है। 2 रैंडम वेरिएबल्स अगर ऐड हों तो मीन को क्या होता है और वेरिएंस को क्या होता है? पॉपुलेशन साइज जानना जरूरी होता है। नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा। सर mean ऐड हो जाएगा फिर से। मीन ऐड हो जाएगा, वेरिएंस को क्या होगा? वेरिएंस भी ऐड हो जाएगी। अच्छा, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो मीन को क्या होगा? मीन सब्ट्रैक्ट होगा। आप लोगों ने मीन पढ़े थे ना तो वो, वेरिएंस ऐड होगी। हाँ, आप लोगों ने वो ऑपरेशंस पढ़े होंगे, वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैलकुलेट करते थे प्रोबेबिलिटी में, वो फॉर्मूलाज तो आपको याद होंगे ना। यस सर। मीन का तो आप फौरन बता सकते हैं। तो ये बेसिकली जर्नल रूल है कि हमारे पास अगर रैंडम वेरिएबल्स है ना x1 टू xn, और हमारे पास सबका मीन है और सबकी वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर जिसको कह रहे हैं, और हम उनकी वेटेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं y, तो जो मीन है वो भी वेटेड एडिशन होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिएंस जो है ना उनकी वेट के स्क्वायर से करना पड़ता है हमें। तो अगर किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो उसकी वेरिएंस 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये जो हमने सेकंड एग्जांपल देखी थी ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव उसका स्क्वायर इफेक्ट होता है। आप करके देख लें इन वैल्यूज पे, ये x और y, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हुई है ना, कल आप लोगों ने इसका ये मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर कर लाना है। दिस इज योर क्विज। तो ये आप टेस्ट कर लेंगे तो ये इक्वेशंस आप प्रूव कर देंगे। चीज़ को किसी कांस्टेंट से, रैंडम वैल्यूज को किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और फैल जाएंगी।
फैल जाएंगी तो वेरिएंस बढ़ जाएगी। मीन नहीं चेंज होता। अगर आप हर चीज में, अगर मीन उतना ही चेंज होता है। मीन अगर आप हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो द मीन चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, वेरिएंस चेंजेस बाय अ वेक्टर ऑफ 2 स्क्वायर। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये आप लोगों ने किया हुआ है, देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट, बट वी विल यूज दिस रिजल्ट। ये देखें ना, ये आपने प्रूव किया हुआ खुद ही, ये एक्सपेक्टेड जो फार्मूलाज आप लोग करते रहे हैं। वी डोंट नीड फार्मूलाज टू प्रूव इट, वी नो, आप टेस्ट कर लीजिएगा खुद। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों को कोवेरियंस की अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट इज कोवेरियंस? एक तो वेरियंस थी ना जो अभी देखी है, कोवेरियंस क्या होती है? सर जब डायमेंशन ज्यादा हो सर। ये आपके सामने एक 2D डेटा प्लॉट हुआ हुआ है। 2D डेटा यस प्लॉट सर। में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। बेसिकली 2D डेटा है आपके पास। पहली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक वेरिएबल है, उसको x कह देते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे एक वेरिएबल है जिसको y कह देते हैं। तो हमारे पास दीज आर 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएंस तो हमें पता है। व्हाट इज कोवेरियंस? कोवेरियंस ये होती है सर जी, सर कोवेरिएंस सर दो वेरिएबल्स के दरमियान से रिलेशन बताता है सर मेनली सर, और वो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं सर, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। हाँ ठीक है, ये अब आप लोगों ने कल रिवाइज करके आना है, हो सकता है क्विज हो जाए। तो कोवेरियंस इज इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। ये हमारा इशू है जो हमने डील करना है। हमारे पास ईच मैट्रिक्स है और आपके पास कोई पॉइंट है इमेज पे, x1 x2 x3। द क्वेश्चन इज कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे से क्लिक करने में एक पॉइंट की, एक पिक्सल की गलती होती है, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द इमेज आई हैव एन एरर ऑफ 1 पिक्सल। तो मैं ये पता चलाना चाहता हूं कि, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास पहले वाला इमेज है और ये मेरे पास दूसरे वाला इमेज। इन दोनों इमेजेस के दरमियान जो है ना, लेट से मैंने होमोग्राफी कैलकुलेट कर लिया किसी तरीके से। अब मैं किसी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ पहले वाले इमेज में, और मैं कह रहा हूँ कि क्लिक करते हुए ना मेरे से एक पिक्सल की गलती हो सकती है, या मैंने, तो जब मैं इस पॉइंट को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दूसरे इमेज में कोई पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। बट मेरे से क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि मैंने सही चीज़ पे क्लिक किया भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी की बैक साइड थी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो पिक्सल मेरे पास आएगा, गाड़ी एग्जैक्टली उधर ही है, गाड़ी की बैक साइड एग्जैक्टली उधर ही है? क्या मैं ये कह सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे से क्लिक करने में एक पिक्सल की गलती होती है? नो सर। तो मुझे जो जो बात मुझे पता है ना, वो ये है कि मेरे गाड़ी की बैक साइड होगी इधर कहीं पे ही, लेकिन इसके आसपास ही होगी कहीं पे, ये ग्रे वाला सर्कल। तो क्वेश्चन इज कि इस ग्रे वाले सर्कल का साइज 1 पिक्सल होता है या 1 पिक्सल से ज्यादा होता है? इस ग्रे वाले पिक्सल का जो रेडियस है, इज इट 1 पिक्सल और इज इट ग्रेटर देन 1 पिक्सल? दूसरे लफ्जों में जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपके x जो वेरिएबल है, इसमें इसकी वेरिएंस है, लेट्स से इसकी x की वेरिएंस है 1, x की वेरिएंस है 1, और मैं उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ h, तो x डैश जो होगा उसकी वेरिएंस क्या होगी इन रिलेशन टू द वेरिएंस ऑफ x? क्या होगी इसकी वेरिएंस?
सर वही होगी सर 1। हाँ 1, और अगर इसमें मेरे से 2 पिक्सल्स की गलती हुई होती क्लिक करने में, और मैं कहता कि x की वेरिएंस है 2, x डैश की क्या वेरिएंस होगी? 2 सर। क्या होगी? ये डिपेंड करता है एज पे। ये भी हमने देखा है कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और कोई और रैंडम वेरिएबल हमारे पास आ जाए, तो जो अगला रैंडम वेरिएबल आएगा सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर अगर एक पिक्सल की अनसर्टेनिटी है ना, तो वो बढ़ेगी क्योंकि एच से मल्टीप्लाई होगा वो। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ने बढ़ना ही है, ये अभी आपने प्रूव किया खुद। तो दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड क्यों? इन मॉडलिंग। अभी तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है ना, वो हमने डिटर्मिनिस्टिक नेचर में पढ़ी है कि वी आर अज्यूमिंग दैट these variables are perfect, variance is 0, but now we are understanding the fact that even our automatic detectors might make an error of, let's say, 1 pixel or some sort of error. So if we go out looking for their matches, we should look inside this gray box rather than looking exactly on that pixel. तो ठीक है, ये हमें पता था, रैंडम वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस जो है वो ए स्क्वायर चेंज होती है। तो अगर ए 1 है तो फिर वही रह जाएगी, और ए अगर 1 से बड़ा है तो ये बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी तो हमने स्केलर में प्रूव किया था ना, तो वेक्टर्स और मैट्रिसेस की जब बात आती है तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लें। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड काल्मान फिल्टर। ये हमें बताता है कि एक रैंडम वेरिएबल की विद द पैसेज ऑफ टाइम अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ती है, और इस अनसर्टेनिटी को हमने कम कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक रोबोट है, हमने इसकी स्टेट एस्टिमेट करनी है। आई वांट टू टेल कि इसकी पोजीशन क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है, ये मैं चीज़ें एस्टिमेट करना चाहता हूँ। तो विद एट दिस टाइम इंस्टेंट एंड एट द नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट, तो ये पोजीशन और वेलोसिटी, दीज आर टू रैंडम वेरिएबल्स जिसको एक्स हमने कह दिया। एक्स ऑफ के, आप लेट्स से यू आर स्टार्टिंग एट सम पॉइंट, तो आपको आपकी पोजीशन भी पता है और आपकी वेलोसिटी भी आपको पता है, और अनसर्टेनिटी 0 है व्हेन यू आर स्टार्टिंग। ये जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिखाई थी, एट द स्टार्ट पॉइंट यू नो एवरीथिंग परफेक्टली, बट यू ऑल्सो नो कि अब जब आप मूव करना शुरू करेंगे तो योर एस्टिमेशन प्रोसेस इज नॉइजी। तो हाउ बिग दिस uncertainty gets with the passage of time, this we have figured out कि कैसे होगा। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होती है? S इक्वल्स टू वी टी। लेट्स से मैंने वेलोसिटी इसी तरीके से पता चलाई थी, और मुझे पता चली कि वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसमें वेरिएंस हो सकती है, जिस तरह टॉलरेंस नहीं होती रेजिस्टर में,
ये my variance of my velocity is 0.1, let's say 0.1. ये ज़रूरी नहीं है कि 3 होगा। अगर मैं 3 मेजर कर रहा हूँ तो हो सकता है इसमें 0.1 यूनिट की चेंज हो। तो अगर हमने t जो है ये जो डेल्टा t है ये हमने 1 मिली सेकेंड रखा हुआ है, तो v is 3, t is 1 into 10⁻³ -3 मिली सेकेंड है। तो मुझे पता चल जाता है कि इतने टाइम में मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा, बट इफ आई वॉज अनसर्टन अबाउट v, then I should be uncertain about s. Do you agree with this thing? v मेजर करने का कोई तरीका होता होगा ना, जो भी प्रोसेस होता होगा वेलोसिटी मेजर करने का, कोई डिवाइस है, कोई सेंसर है। कोई भी सेंसर परफेक्ट नहीं होता ना। तो अगर v मैं मेजर कर रहा हूं तो जो मेरा सेंसर अच्छे वाला सेंसर है तो ये वेरिएंस कम होगी, बुरे वाला सेंसर है तो ये वेरिएंस ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी ना अनसर्टेनिटी। जो आप रेजिस्टर की टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं कि जिसने वो रेजिस्टर बनाया था उसने कहा था कि मैंने तो 1 किलो ओम का बनाया है बट प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है, मेरे से गलती हो सकती है, मेरे प्रोसेस में इतनी नॉइज है। तो इसी तरह वेलोसिटी मेजर करने के लिए जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, इट विल बी एक्यूरेट ओनली अप टिल सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद तो उसमें नॉइज आप राउंड ऑफ करेंगे तो नॉइज आ जाएगी। तो if I am uncertain about v, I will be uncertain about my displacement. How much I am uncertain about it? Now you know how to calculate it. कैसे पता चलेगा आपको? सिग्मा s स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? t square into 0.3. t स्क्वायर इंटू सिग्मा v स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये एक टाइम स्टेप के लिए हमने कर लिया, अगले टाइम स्टेप में क्या होगा? अच्छा, फिर ये होगा ना, डिस्प्लेसमेंट आ गई तो दोबारा वेलोसिटी मेजर की तो फिर वेलोसिटी ये जो सिग्मा वी स्क्वायर ये भी चेंज होगा। तो एनीवेज अब हम ना ये जो हमने मेथड पता चलाया है ना ये हम अप्लाई करेंगे। ये जो भी हमारे पास सेंसर होते हैं ना, ये आमतौर पे कालमान फिल्टर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फाइंडिंग द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी। तो जो भी हमारे सेंसर्स होते हैं उनमें कुछ नॉइज़ होती है, तो we have to realize that there will be some noise and we have to cater for that. तो let's say आपने current instant पे when you are starting, तो आपकी कोई पोजीशन है, जो भी पोजीशन है, और आपकी कोई वेलोसिटी है। तो अगर तो आप when you are starting ना, तो you are sure about your position and you are sure about your velocity। तो ये जो uncertainty है ना, ये हमने एज एन एलिप्स शो की हुई है। तो अगर ये एलिप्स छोटा है तो इसका क्या मतलब है, और ये एलिप्स बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? छोटे एलिप्स का क्या मतलब है और बड़े एलिप्स का क्या मतलब है? सर बड़ा से इसमें सर्टेनिटी ज्यादा है, मतलब एरर कम है, और छोटा एलिप्स में एरर ज्यादा है। छोटा एलिप्स अगर हमारा है तो अनसर्टेनिटी कम है, बड़ा है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है। सर ये सर कलमान फिल्टर की नहीं होगा सर, समझ नहीं है सर कुछ। कालमान को छोड़ दें आप, अभी हम सिर्फ ये अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। लेट्स से वी आर स्टार्टिंग
और हमारे पास पोजीशन हमें पता है हम कहाँ पे हैं, और वेलोसिटी हमने लेट से ज़ीरो है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं पोजीशन और वेलोसिटी की, उनमें अनसर्टेनिटी कुछ है, ज़ीरो नहीं होगी, कुछ है लेकिन बहुत कम है। तो लेट्स से वी स्टार्ट मूविंग। तो जब हम मूव करेंगे तो ये जो पिंक में एप्लीकेशन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, नेक्स्ट टाइम स्टेप में मैंने अपनी पोजीशन पता चलानी है, और नेक्स्ट टाइम स्टेप में मैंने अपनी वेलोसिटी पता चलानी है। तो आई विल यूज़ दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं ये यूज़ करके मैं अपनी पोजीशन और वेलोसिटी मेजर कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि x इज आर स्ट्रेट, तो पी और पी के माइनस वन और वी के माइनस वन जो है ना वो एक्स हैट के माइनस वन है। ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस है ना, इसको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख लिया है। तो अगर ब्लू वाली चीज में अनसर्टेनिटी है, जो कि आपका एस्टिमेट है एट टाइम स्टेप के माइनस वन, तो पिंक वाली चीज में आपकी कितनी अनसर्टेनिटी होगी? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन दीज इक्वेशंस and it depends on these constants. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपकी अनसर्टेनिटी थी व्हेन यू वर बिगिनिंग योर जर्नी, at next time step you can re-estimate these things, और आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूँ, बस मैंने वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है। तो एट नेक्स्ट टाइम स्टेप जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, पिंक वाली जो चीज़ है, उसमें अगर आपको अनसर्टेनिटी पूछी जाए तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू की अनसर्टेनिटी बता दी जाए तो आपसे पिंक की पूछी जाए तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो टॉप पे इक्वेशन लिखी हुई है पी, ये जो पिंक वाला है, पी के इक्वल्स टू पी के माइनस वन प्लस डेल्टा टी वी के माइनस वन। तो ये पी के इज अ वेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर रैंडम वेरिएबल्स, एक पी के माइनस वन और एक वी के माइनस वन। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स ऐड हो रहे हों, वेटेड एवरेज हो रही हो, तो अनसर्टेनिटी कैसे चेंज होती है? ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके हम जमा कर देते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली वी विल कवर दिस थिंग अप टुमारो। ये इसमें होगा ये कि ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है, जो अनसर्टेनिटी है ना वो इस तरह जो चीज़ स्क्वायर वाली चीज़ है ना, ये जो हम स्केलर्स का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस में हम यूँ नहीं कर सकते। मैट्रिसेस में वही इफेक्ट अचीव करने के लिए ना हमें ये जो मैट्रिक्स एफ है, वी हैव टू डू दिस ऑपरेशन विच इज़ रिटन ऑन द राइट, एफ के पी के माइनस वन एफ के ट्रांसपोज। तो ये जो इक्वेशन ऑन द राइट लिखी हुई आपको नज़र आ रही है ना, इट इज़ एक्चुअली द सेम थिंग जो कि अभी हमने पीछे स्केलर्स के केस में देखा था। अगर आप एफ के यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है और पी के और एफ के ट्रांसपोज आप इसे ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही इफेक्ट आ रहा होगा जो कि हमने स्केलर्स में देखा है। बस मैट्रिक्स में हमें कुछ ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है ना, तो इस वजह से ये वाली फॉर्म बन जाती है उस चीज़ की। वो जो स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं, मतलब मैं ये नहीं लिख सकता एफ के
स्क्वायर इंटू पी के माइनस 1। ठीक है, तो हमें जो है ना नेक्स्ट टाइम स्टेप पे जो भी हमारा एस्टीमेट है ना उसकी अनसर्टेनिटी हमें मिल जाती है। और यू स्टार्टेड विद सम एस्टीमेट एंड व्हेन यू मूव्ड फॉरवर्ड तो ये पर्पल कलर हो जाएगा, आपकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी उसकी इक्वेशन हमें पता चल गई। और इस तरह तो अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी हर टाइम स्टैम्प पे, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर अनसर्टेन। तो जो कालमान ने हमें कर कर बताया था ना, वो ये करके बताया था कि अगर आपके पास फर्ज करें, दिस इज व्हाट हैपेंड, आपके पास आपने एक टाइम, ये जो लेफ्ट वाली फिगर है ये देखें, आपने एक टाइम स्टेप मूव किया तो पिंक वाली अनसर्टेनिटी बढ़ गई। हमें पता है बढ़ेगी, वो जो स्क्वायर वाला इफेक्ट होता है। तो अब आपका नया एस्टीमेट ये है, इसका एक मीन होगा और इसकी कुछ वेरिएंस होगी। तो यू आर यूजिंग वन सेंसर टू डू दैट। जो भी आपकी गाड़ी पे सेंसर लगे हुए थे, आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे थे, लेज़र यूज़ कर रहे थे, उनको यूज़ करके आपने पता चलाया कि आपकी कितनी ट्रांसलेशन हुई है। और अब किसी और सेंसर ने आपको आकर बताया है कि नहीं, आपकी ये जो ग्रीन वाला सेंसर है ना, ये भी आपको बता रहा है, लेट्स से दिस इज जीपीएस, ये आपको बता रहा है कि नहीं, आप मेरे हिसाब से आपका मीन ये बनता है और मेरी अनसर्टेनिटी इतनी है। एक पर्पल वाला हमारे पास एस्टीमेट था और एक ग्रीन वाला आ गया। ठीक है, तो वी विल सी टुमारो कि अब आपके पास दो एस्टीमेट आ गए हैं आपकी स्टेट के, तो इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है? शुड वी ऐड देम, शुड वी मल्टीप्लाई देम, शुड वी कन्वॉल्व देम? दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, दो मीन है, दो वेरिएंसेस हैं, पर इनको कंबाइन कैसे करना है? आपका क्या गैस है? ये जो ग्रीन वाला सर्कल है और ये जो पिंक वाला सर्कल है, इनको कंबाइन कैसे करना है? ऐड कर दें, एवरेज कर दें? सर कोई वेटेड टेक्निक ही लगेगी, दोनों काम हो जाए किसी पे। अच्छा, इसको सोचिएगा कल। तो कालमान ने ना हमें इसका जवाब दिया है, बस ये, दिस इज व्हाट कालमान फिल्टर इज ऑल अबाउट। कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और आपको दोनों को इंफॉर्मेशन को फ्यूज करना है, तो व्हाट इज द इफेक्ट? वेटेड एवरेज करनी है, एवरेज करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कॉन्वोल्यूशन करनी है, क्या करना है? कि ग्रीन वाला सर्कल, ग्रीन वाला एलिप्स और पिंक वाला एलिप्स जो है ना आपको रिजल्ट दे दे। इसको आप, ये पोजीशन और वेलोसिटी और ये सारी कंफ्यूजन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप ये इमेजिन करेंगे आपके पास एक सेंसर है, वो आपको आपकी पोजीशन बता रहा है, आपके पास दूसरा सेंसर है, वो आपको आपकी पोजीशन बता रहा है, दोनों सेंसर नॉइजी हैं। तो आपके पास एक पिंक चीज़ है और एक ग्रीन चीज़ है, तो दोनों को यूज़ कर कर हम कहना चाहते हैं कि नहीं, हम दोनों दोनों सेंसर्स को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो क्या होगा? Should we add them? Should we average them? What does mathematics tells us? तो ये हम, इट्स द आंसर इज वेरी सिंपल। अब इसके बाद एक स्लाइड और है, तो कल जो है ना, द क्विज इज कि आपने ड्राइव कर कर आना है। क्या चीज़ सर?
Can you hear me? Yes sir. Actually, we will discuss little bit more. ये तो हमने जल्दी से देखा है ना कालमान फिल्टर. कल हम थोड़ा और डिटेल में we will discuss this thing. सर कल कुछ करके भी लाना है, आप बोल रहे थे आवाज कट गई थी। जी. सर अभी आपने क्या बताया था, क्या करके लाना है, क्या चीज डिराइव करनी है? हाँ, ये जो इक्वेशंस आपने देखी है ना, तो वो जो एक टेबल बना हुआ था ना मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने वाला, वो आपने करके लाना है. ठीक है सर। That is the quiz. That is the makeup quiz. ठीक है सर। Okay. खुदा हाफिज. थैंक्स अ लॉट सर, अगर मेकअप है तो थैंक्स अ लॉट. सर लीव कर सकते हैं क्लास अब?